नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सीधा आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से पूर्णिया, जहां पर रंगभूमि मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगर किसी भी उद्योगपति ने जमीन छीनी हो ली हो, अगर 5 साल के अंदर उसने कारखाना नहीं लगाया, जमीन वापस किसान को दे देंगे। हमने ये लिखा पार्लियामेंट हाउस में कानून बनाया। जाइए बस्तर जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां आपके लोग काम करते होंगे, फोन लगाइए, पूछिए। टाटा कंपनी की जमीन थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के किसानों को लेकर वापस दी। हाँ, यहां पूछ लेना, पता लग जाएगा। मैं नहीं करता इन लोगों से। आप एक बात समझ लीजिए, बाकी दुनिया नरेंद्र मोदी से डरती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस से नहीं डरता। मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूं, मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूं, मैं सिर्फ सच्चाई को मानता हूं, और चीजें चीज तो नहीं मानता हूं मैं। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। हर रोज आपके जेब में से, बिहार के युवाओं जग जाओ, आपके जेब में से हर रोज पैसा छीना जा रहा है, आपका पैसा लूटा जा रहा है। चौकीदार नरेंद्र मोदी, फायदेमंद अनिल अंबानी, पूरा फायदा लो, मजे लो। मैं उस दिन के लिए ठहरा हूं। वो दिन आएगा जिस दिन बिहार का युवा अपनी आंख खुलेगा और कहेगा भैया बस हो गया, अब तो मैं टाइट करने जा रहा हूं। वो दिन आएगा, वो आएगा, आने वाला है, 2019 में आएगा। अच्छा देखिए मैं बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी दिन भर अमीरों को पैसा दे रहा है, तो मैंने सोचा ये जो हिंदुस्तान बना रहा है, एक मर्सिडीज वाला, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, 15-20 सेलफोन वाला, और दूसरा हिंदुस्तान मिस्ड कॉल वाला। समझे ना बात? मिस्ड कॉल वाला, हवाई चलाने वाला, मजदूरी करने वाला। इसने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों को दिया। तो मैंने सोचा कि देखो यार, ये अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकता है अमीरों को, तो हम भी, पैसा तो है। अगर ये 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकता तो पैसा तो है। तो मैंने कहा कि अगर ये अमीरों को दे सकता तो मैं गरीबों को दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं हमने निर्णय क्या लिया 2019 में। अब देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। सुनो, हमने निर्णय ले लिया कि देखो एक लाइन बनाएंगे, इसको हम कहेंगे, इस लाइन का नाम होगा मिनिमम आमदनी लाइन। समझ ले, मिनिमम आमदनी लाइन मतलब कम से कम आमदनी वाली लाइन हम बना देंगे। इतने रुपए की हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी होगी, ठीक है। अब जो भी उस लाइन से नीचे है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी उस लाइन से नीचे है ना, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डाल देगी। हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन के नीचे हम एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम आमदनी लाइन से नीचे होगा। खत्म कहानी। मीरा मोदी को पैसा दोगे, प्रिया मोदी को पैसा दोगे, ललित मोदी को पैसा दोगे, ठीक है। हम किसानों को पैसा देंगे, मजदूरों को पैसा देंगे, युवाओं को पैसा देंगे, छोटे दुकानदारों को पैसा देंगे। क्या जो करना है, तो मिनिमम आमदनी की लाइन हमने बना दी है। 2019 के बाद बैंक अकाउंट में सीधा पैसा शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने भी वायदा किया था, अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, अब राहुल गांधी वायदा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप मेरे सब भाषण सुन लो। 15 साल से भाषण दे रहा हूं,
एक भाषण में मेरा झूठ निकाल के दिखा दो मुझे, एक झूठ दिखा दो। मैंने आपसे कहा था कर्जा माफ होगा, 70,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जा माफ कर दिया था। मैंने आपसे कहा था रोजगार देंगे, मनरेगा पूरे देश में चला दिया। मैंने कहा था आपसे जमीन नहीं छीनी जाएगी, जमीन अधिग्रहण बिल हम ले आए। मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था आसमान फट जाए, सूरज न आए बाहर, मैं कर्जा माफी करके दिखा दूंगा, कर दिया। तो ये तो गारंटी लेके करो कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम आमदनी का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मैं दो समस्याओं के बारे में बोलना चाहता हूं जो सबसे जरूरी है, सबसे बड़ी मुश्किल हिंदुस्तान के सामने, और ये जो पूरी की पूरी नफरत नरेंद्र मोदी फैला रहा है, जहां भी जाता है नफरत फैलाता है। इसका ये कारण है कि हिंदुस्तान में युवा बेरोजगार है। 56 इसकी छाती ने वायदा किया था कि युवाओं को वो रोजगार देगा, और उसने फ्लॉप पिक्चर चलाई 5 साल। 5 साल हुए फ्लॉप पिक्चर, आप कहते मन की बात, 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 सुन सुन के थक गए आप लोग। जैसे कि आप खड़े हो यहां पे, आप गए पिक्चर देखने गए, आप अंदर गए बैठे, 2 घंटे आपने पिक्चर देखी, बेकार पिक्चर थी। आप बाहर आए, आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी। आपके दोस्तों ने आपसे पूछा, आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी, बेकार पिक्चर थी। अब देखो मुसीबत, वही पिक्चर आप 5 साल से हर रोज देख रहे हो, दिन भर वही पिक्चर, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। पता नहीं कहां देखे भैया, ये आ गया प्रेस वाले सब क्यों डर गए, दिन भर ये उनकी बात करते हैं, दिन भर। राफेल मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री के गाने गाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा है चौकीदार चोर है, मीडिया वाले उठाते नहीं है, मीडिया वाले उठाते नहीं है। देखो मुस्कुरा रहे यहां पे, हंस रहे हो। अरे भैया समझते हैं आप लोग डरे हुए हो, अमीरों को चौकीदार मारेगा, मैं समझता हूं, मगर डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोजगार के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। देखिए यहां पे आपने माला पहनाई मुझे, हर सिनेमा हॉल में आपको पॉपकॉर्न मिलता है, लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना। पॉपकॉर्न बिहार में खाते हैं, दिल्ली में खाते हैं, हर प्रदेश में खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, जापान में खाते हैं, चाइना में खाते हैं, सब जगह खाते हैं। अगर हमने यहां पे बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जाल बिछा दिया, सिनेमा हॉल से हम पॉपकॉर्न को निकालकर मखाना अंदर डाल देंगे। पूरी दुनिया में जो आज लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कल पूर्णिया का, बिहार का मखाना लोग खाएंगे। आप आलू उगाते हो, टमाटर उगाते हो, सोयाबीन उगाते हो, और फिर आप लेकर मखाना हो, टमाटर हो, आलू हो, आप लेकर बेचने जाते हो। जब आप बेचने जाते हो आपको कहा जाता है भैया आपने मेहनत की, मगर सही दाम आपको हम नहीं देने वाले, पैसा तो हम बनाएंगे, आप दिन भर काम करो, चौकीदार तो हमारा है, चौकीदार तो हमारा है, आप दिन भर काम करो, चौकीदार हमारी मदद करेगा और हम बनाएंगे पैसा। मैं चाहता हूं कि आपके खेत के बिल्कुल पास अगर आप आलू उगाते हो तो चिप्स का कारखाना, अगर आप टमाटर उगाते हो तो टमाटो केचप का कारखाना, अगर आप मखाना लेते हो तो मखाना को प्रोसेस करने का कारखाना,
और फिर कारखाने किससे? चौड़ी सड़क जो बिहार से पूर्णिया से बाकी देश तक जाए, कि आप अपना मखाना, आप अपना टमाटो केचप, आप अपने चिप्स का पैकेट यहां से सीधा भेजो हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में भेजो और आपके जेब में पैसा है। और नरेंद्र मोदी चाहता है कि हिंदुस्तान का किसान, अच्छा आलू का क्या दाम है आज? 200। क्या दाम है आलू का? 500। वो चाहता है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि आप नहीं, किसान कितने के लिए बेच रहा है? किसान आलू को 5 रुपए के लिए बेच रहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि किसान 5 रुपए के लिए आलू को बेचे और बेचने के एकदम बाद वो दुकान में जाए और जो आलू उसने 5 रुपए किलो में बेचा, वही आलू, एक आलू चिप्स के पैकेट में 15 टका के लिए खरीदे और फिर वो देखे और वो अपने आप से सवाल पूछे कि भैया ये बात क्या हुई, मैंने आलू 5 रुपए के बेचा, ₹5 के लिए बेचा और 15 रुपए के लिए मैं आधा आलू खरीदा। तो मेरा कहना है, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मखाना हो, इसको प्रोसेस करने की फैक्ट्री आपके बिल्कुल पास लगनी चाहिए। और उस फैक्ट्री में किसान को सही दाम मिलना चाहिए। मगर एक बात है, देखिए, इस चुनाव में जो चौकीदार है ना, अमीरों के चौकीदार, उनको परे करना है। नरेंद्र मोदी ने आपसे सिर्फ झूठे वायदे किए हैं, उनको इस बार आप परे कीजिए। गठबंधन की यहां पे जीत होनी चाहिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप में बहुत जोश है, आप पोलिंग बूथ पे लड़िए, विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, उसमें गरीब हो, अमीर हो, सब मिलकर प्रगति की बात करें, भाईचारे की बात करें, प्यार से रहे और फायदा 15-20 लोगों को नहीं मिलना चाहिए, फायदा गरीबों को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। सही बात बोली? तो यहां आप पूरा दल लगा के गठबंधन को जितवाइए, दिल्ली में सरकार बनवाइए। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत फैलाने से किसी को फायदा नहीं होगा। यह देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, इसमें अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषाएं हैं, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी प्रगति होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामों की घोषणा के दौरान जो 10 सबसे बड़ी बात सामने आई है वो दिलचस्प है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं आखिर ये 10 बड़ी बातें कौन सी थी। तो 40 में से महज 39 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। खगड़िया से अब तक उम्मीदवार की घोषणा
नहीं की गई है। एलजेपी के घोषित 5 में से 3 उम्मीदवार एक ही परिवार के हैं। गिरिराज सिंह को नवादा से बदलकर बेगूसराय से टिकट दिया गया। 39 में महज 3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तीनों दलों में महज एक महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता साफ हुआ है और रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है। सिवान से कविता सिंह पर जेडीयू का दांव लगा है। बांका से गिरधारी यादव उम्मीदवार बने हैं। नवादा से वीणा देवी की थी अटकलें, टिकट चंदन सिंह को दिया गया है। तो आपको बता दें कि हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन से हैं। अगर बात पटना साहिब की करें तो रविशंकर प्रसाद को यहां से टिकट दिया गया है। रामकृपाल यादव एक बार फिर से पाटलिपुत्र से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से सारण सीट पर ताल ठोकेंगे। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी महाराजगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं और राजकुमार सिंह आरके सिंह आरा से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अश्वनी कुमार चौबे को फिर से बक्सर से मौका दिया गया है। उसके अलावा संजय जायसवाल जो है वो पश्चिम चंपारण से एक बार फिर से चुनावी ताल ठोकेंगे। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं। एक नया नाम है और इस पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। सुशील सिंह औरंगाबाद से उम्मीदवार होंगे। रमा देवी शिवहर से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। माफ कीजिएगा, अजय निषाद मुजफ्फरपुर से बीजेपी के जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। नित्यानंद राय जो है उजियारपुर से होंगे। ललन सिंह मुंगेर से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और कहा है कि ये चुनाव आशा, भारत के विकास के एजेंडे और नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का चुनाव है। से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे रविशंकर प्रसाद। सर, आप पटना से हैं, बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है, किस तरीके से? देखिए, मैं मूलतः एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी का आरंभ से कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी अपने को नेता नहीं माना है। पार्टी जो भी दायित्व देती है मैं पूरी प्रामाणिकता से उसको निभाने की कोशिश करता हूं। आज मैं बहुत ही अनुग्रहित हूं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने मुझे उम्मीदवार पटना साहब से बनाया है। और मैं साथ ही अपने बिहार के अध्यक्ष सुशील मोदी, बिहार के सारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत ही अनुग्रहित हूँ। पटना मेरा अपना शहर है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, पला, वकालत शुरू की, जेपी मूवमेंट का सेनानी रहा, विद्यार्थी परिषद का काम किया मैंने। तो पटना के साथ मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है और भले ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहा हूं, लेकिन पटना के साथ मेरा बहुत ही जुड़ाव प्रामाणिक रहा है। और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिलने पर उनके गांव पड़री में जश्न का माहौल है। लोगों ने फूल माला पहनाकर गोपाल जी का स्वागत किया। टिकट मिलने के बाद गोपाल जी पड़री के सती मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद मांगा। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर यह साबित किया है कि एक अदना सा कार्यकर्ता भी बीजेपी में शिखर की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। गोपाल जी ने इस भरोसे के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मान जो आज दरभंगा संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दे करके पार्टी ने जो सम्मान दिया, यह सम्मान मेरा नहीं, यह इस देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का यह सम्मान है। हम चाहेंगे आम आवाम लोगों से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में पदस्थापित हो, इसके लिए संपूर्ण देश निश्चित रूप से आगामी 19 में आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को स्थापित करे। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीएम मोदी ने कश्मीर मसले के हल के लिए पूरी कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़कर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने दोस्ती की कदर नहीं की। न्यूज 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उमर अब्दुल्ला का ये पूरा इंटरव्यू आज रात 8:56 पर न्यूज 18 उर्दू पर आप देख सकते हैं। क्रेडिट देंगे, शुरुआत में उन्होंने मैं क्रेडिट देता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर को अगर हम लेके चलें, अंदरूनी तौर जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे वो हुआ नहीं। मां सिवाय उनकी 2 तकरीरें लाल किले से, जब उन्होंने कहा कि गाली और गोली से नहीं गले लगने से होगा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के इंटरनली हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक्सटर्नली कुछ उन्होंने पेशरफ्त की। शुरू में नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में बुलाया, उसके बाद अचानक लाहौर गए और शादी में शिरकत की। बैनुल अक़वामी सतह पे जब मीटिंगें हुई उनमें नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, तो इंटरनेशनली अगर मैं कहूं तो मोदी साहब ने अपने तरफ से कोशिश की। उन कोशिशों में पाकिस्तान को जो रिस्पांस देना चाहिए था वो रिस्पांस मिला नहीं, चाहे पठानकोट के जरिए, उड़ी के जरिए, वो रिस्पांस मिला नहीं।